आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं अर्थशास्त्र के महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर। आपको ध्यान देना है, जितना मैं प्रश्न बताता हूं आप नोट्स जरूर बना लीजिए। गारंटी है जो मैं बताऊंगा वहीं से पेपर में आएगा। बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला होगी, कई जगह से मैंने प्रश्न को कलेक्ट किया है। हमारे पास जो भी सुविधा है इसी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा। एक एक प्रश्न आपको हमारे साथ लिखते चलना है अपनी कॉपी में। जहां पर लेट होने लगे वीडियो को रोक करके लिखना है आपको। ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम की है। आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, जहां पर अर्थशास्त्र आपके सिलेबस में है, वहां पर हमारा प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। आपको एक प्रश्न बताते हैं, आप हमारे साथ लिखते चलिए। पहला प्रश्न बहुविकल्पी है, कह रहा है अर्थशास्त्र के जनक हैं। जैसा कि आप कोई सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसके जनक, उसके पिता कौन है, तो आपसे पूछा जाता है अर्थशास्त्र के जनक हैं। विकल्प दिए हैं, विकल्प मैं नहीं लिख रहा हूं इस प्रश्न के माध्यम से। लिखने को मैं लिख भी सकता हूं, लेकिन आपको शायद रटना पड़ जाए। रट लीजिए। अर्थशास्त्र के जनक में कहा गया है, पहला मार्शल, दूसरा रिकार्डो, तीसरा एडम स्मिथ, चौथा रॉबिन्स। और भी कुछ नाम दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई प्रश्न पूछा जाए और आपको यही 4 विकल्प दे दे और यही इसी में से उत्तर। ऐसा नहीं है। रॉबिन्स के स्थान पे किन्स भी कह सकता है, मार्शल भी कह सकता है। तो आपको उत्तर ध्यान देना है इसमें क्या है, अर्थशास्त्र के जनक कौन है। जिंदगी में कभी भूलना नहीं है, एडम स्मिथ। कौन है? एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र के जनक कौन है? एडम स्मिथ। याद रखिएगा, कभी भूलना नहीं है। हमारे आधार पे, हमारे अनुसार अगर आप पढ़ेंगे तो आपका फायदा ही फायदा है। अगला प्रश्न मैंने निकाला हुआ है, अर्थशास्त्र का में अध्ययन किया जाता है। दूसरा, अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है। भैया, अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? आपके सामने विकल्प ऐसे दिए हैं। ए, आर्थिक क्रियाओं का, बी, अनार्थिक क्रियाओं का, सी, दोनों, मतलब आर्थिक और आर्थिक दोनों इसका मतलब हुआ, डी, इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है, अर्थशास्त्र में अध्ययन किसका किया जाता है? उत्तर आपका सही होगा, आर्थिक क्रियाओं का। आर्थिक क्रिया किसे कहते हैं? जो क्रिया पैसे के लिए की जाए, अपने जीवन यापन के लिए की जाए। पैसे के लिए, पैसा काहे लिए आदमी इकट्ठा करता है, रुपया काहे इकट्ठा करता है? अपने जीवन के लिए, अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो क्रिया की जाती है उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जो क्रिया, हम कोचिंग पढ़ा रहे हैं, पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है, ज्ञान बांट के पैसा कमाना मेरा उद्देश्य है, ये आर्थिक क्रिया कहलाएगी। फ्री में पढ़ाएं तो अनार्थिक क्रिया कहलाएगी। पैसे से कोई मतलब ना हो, ऐसा कोई है ही नहीं जिसको पैसे से ना मतलब हो। तो हमारे कहने का मतलब आर्थिक क्रिया आपका विकल्प सही होगा। आपको जो मैं प्रश्न बता रहा हूं ना, याद रखना, आपके काम का सब प्रश्न है। हमारे पास जो सुविधा है उस सुविधा के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं। अगला प्रश्न कहा गया है, रॉबिन्स के अनुसार साधन व साध्य हैं। रॉबिन्स कौन है? अर्थशास्त्री। रॉबिन्स के अनुसार साधन व साध्य हैं। साधन का मतलब क्या होता है? साधन का मतलब जिससे काम किया जाता है। ठीक है, साधन व साध्य कह रहे हैं, सीमित, असीमित। ध्यान देना, सीमित भी है, असीमित भी है। ए विकल्प, बी विकल्प, सी विकल्प, डी विकल्प। प्रश्न को समझाएंगे भी एक बार और। सीमित,
उसके बाद असीमित, इसमें कह रहा है असीमित, सीमित, उसके बाद दोनों सीमित, दोनों असीमित, दोनों सीमित, दोनों असीमित। ध्यान देना, प्रश्न को समझना बेहद जरूरी है। तुरंत आपको हम बताते हैं साधन क्या है। भैया हमारे पास मोटरसाइकिल है, एक टैटू हमारे घर में चलाने वाले 2 लोग हैं मान लीजिए, तो मोटरसाइकिल क्या है, सीमित है, और आना जाना कहीं पर असीमित है। थोड़ी देर की एग्जाम्पल मानिए, जेब में पैसा 100 रुपया है, 1000 रुपया है, 2000 रुपया है ना, कहीं जाएंगे पैसा क्या रहता है, सीमित रहता है। और आवश्यकता क्या होती है, असीमित होती है। रास्ते में गोलगप्पा मिल गया, खा लेंगे, ठीक है। रास्ते में पता लगा 2000 रुपये लिए, मान लीजिए कोई सामान सस्ता मिलने लगा, कोई सामान बिक रहा है, मन करता है बहुत लेने का, लेकिन क्या है, हमारी मांगें असीमित है और हमारे पास, हमारे जेब में पैसा जो है सीमित है। साधन का मतलब जो हमारे पास पैसा है, धन है, वो साधन होगा। जो हमारी आवश्यकता है, साध्य जिसे कहेंगे आवश्यकता है, आवश्यकताएं हमारी क्या है, असीमित है। 2 उत्तर पूछ रहा है इसमें। रॉबिन्स के अनुसार साधन असीमित है, साधन असीमित नहीं है, साधन सीमित है। स्कूल सीमित है, कॉलेज सीमित है, बिजली सीमित है, असीमित नहीं है बिजली, जो हम लोग बिजली का प्रयोग करते हैं। समझिए आप, हमारे जेब में पैसा, मेन पैसा है, यहाँ पर पैसे का एग्जाम्पल देंगे, पैसा हमारे पास सीमित है। साधन का मतलब, साध्य का मतलब जो हमारी आवश्यकताएं हैं, जो हमारी ज़रूरतें हैं, वो क्या हैं, असीमित है। यही विकल्प आपका सही होगा इसमें। साधन सीमित है, इसको याद रखिएगा। साधन का मतलब कुछ लोग सोच रहे होंगे, सोचते हैं टेम्पू, बिल्कुल इसको याद रखिएगा। कुछ लोग सोचते होंगे बस, ठीक है। साधन का मतलब होता है जिससे कोई काम कराया जाए। अर्थशास्त्र में आर्थिक क्रियाओं की चर्चा की जाती है। चौथा नंबर प्रश्न, चौथे नंबर प्रश्न में कहा गया है धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। धन मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। यह परिभाषा किसने दी? मनुष्य धन के लिए है, क्या बोल रहा है, देख लेते हैं एक बार फिर से क्या लिखा गया है इसमें। धन मनुष्य के लिए है, बिल्कुल। जो धन है, जो संपत्ति है, वो किसके लिए है, मनुष्य के लिए है, ना कि मनुष्य धन के लिए। ये परिभाषा किसने, ये परिभाषा में विकल्प दिया है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेबी से। आपको याद रखना है मार्शल, रॉबिन्स, एडम स्मिथ, जेबी से। इसका जो उत्तर होगा विकल्प के तौर पर किसने दी है, मार्शल ने दी है। मार्शल का कहना है कि मनुष्य जो है धन के लिए है, धन मनुष्य के लिए है, जो धन होता है मनुष्य के लिए होता है, ना कि मनुष्य धन के लिए है। इसको याद रखिएगा, ठीक है। परिभाषाओं से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सभी परिभाषाओं से रिलेटेड हम आपको बता दे रहे हैं। याद रखना, इसकी पूरी की पूरी क्लास अपने पास उपलब्ध है। जो स्टूडेंट हमारी वीडियो को नहीं देखे हैं पूरी, वो वीडियो को ले सकते हैं। 5वां नंबर कहता है अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? इसको याद करना पड़ेगा आपको, विकल्प नहीं देंगे इसमें। अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है, यह कथन किसका है? यहां से क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। ये जो परिभाषाएं दी रहती हैं, एडम स्मिथ, किसने कहा है? एडम स्मिथ साहब। एडम स्मिथ कौन है? एडम स्मिथ अर्थशास्त्र के जनक हैं, इसको याद रखिएगा। 6ठा नंबर प्रश्न क्या है? कहा गया है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, यह कथन किसका है? अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है, अर्थशास्त्र वास्तविक
विज्ञान है। यह कथन किसका है? भैया यह कथन किसका है? इस कथन को प्रोफेसर रॉबिन्स ने दिया है, इसको याद रखिएगा। परिभाषाओं से संबंधित आपको याद करना पड़ेगा। प्रोफेसर रॉबिन्स ने कहा है अर्थशास्त्र वास्तविक विज्ञान है। यह कथन किसका है? 7वां नंबर आपको ध्यान देना है, कहता है 7वां नंबर कहता है मार्थल आवश्यकता विहीनता का अर्थशास्त्र है, अर्थशास्त्र है। विकल्प दिया रहेगा ए कला, बी विज्ञान, सी दोनों। अर्थशास्त्र जो है कला भी है विज्ञान भी है, इसको आप हमेशा याद रखिएगा। ये तो रट्टू तोता हो गया है। अर्थशास्त्र कला और विज्ञान भी है, ठीक है, यानी कि दोनों हैं। इसमें आपको ध्यान देना है अर्थशास्त्र क्या है? अर्थशास्त्र दोनों होते हैं, कला भी होता है और विज्ञान भी होता है, ठीक है। 8वां नंबर प्रश्न आपको मैं बता रहा हूँ। 8वें नंबर में प्रश्न में कहता है कि इसमें एक बुक का नाम है एन इंक्वायरी, लिख देते हैं एन इंक्वायरी, एन इंक्वायरी into the nature of cases of wealth of nation, के लेखक। ये पुस्तक का नाम है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? एन इंक्वायरी इंटू द नेचर ऑफ केसेस ऑफ वेल्थ ऑफ नेशन। इस बुक के लेखक का नाम कौन है? किस अर्थशास्त्री ने इस बुक को लिखा हुआ है? इस बुक को लिखा हुआ है किसने? एडम स्मिथ ने। किसने? एडम स्मिथ ने इस बुक को लिखा हुआ है, एडम स्मिथ। और इस बुक में किस चीज़ की बात की गई है? धन के विज्ञान की बात की गई है। किसकी विज्ञान की बात? धन के विज्ञान की बात कही गई है। किसके विज्ञान की बात कही गई है? धन के विज्ञान की बात कही गई है। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, धन के विज्ञान की बात किसमें कही गई है? इस बुक में। इसके लेखक एडम स्मिथ साहब हैं। 9वां नंबर प्रश्न, 9वें नंबर प्रश्न में आपको ध्यान देना है मानव कल्याण के संबंध में आर्थिक विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री। मानव कल्याण के विषय में, मानव कल्याण के विषय में आर्थिक विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? मानव के कल्याण के विषय में आर्थिक विचार प्रस्तुत करने वाले अर्थशास्त्री कौन है? इसमें आपको ध्यान देना है प्रोफेसर, उत्तर होगा प्रोफेसर मार्शल। कौन है? प्रोफेसर मार्शल। इसको आप याद रखिएगा। एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं राजकुमार मौर्य इस वीडियो के माध्यम से आपको उपलब्ध करा रहे हैं रॉयल्टी से संबंधित महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर। आपको ध्यान देना है रॉयल्टी चैप्टर का नाम है, जिसे हिंदी में अधिकार शुल्क कहते हैं। अगर आपने इस चैप्टर से संबंधित न्यूमेरिकल और थ्योरिकल नहीं पढ़ा है तो आपको पढ़ना होगा। सीधा बहुविकल्पीय प्रश्न आपके समझ में नहीं आने वाला। यदि आपने नहीं पढ़ा है, पूरी की पूरी वीडियो क्लास उपलब्ध है, आप हमें अवगत कराइए, आपको पूरी की पूरी क्लास मिल जाएगी। शुरुआत करते हैं पहले नंबर प्रश्न से। मैंने प्रश्नों को छांट कर लिखा है। इस वीडियो के माध्यम से जितना भी प्रश्न मैं बता रहा हूं, आपको अपनी कॉपी में अपने आप से नोट्स जरूर बनाना पड़ेगा। पहला प्रश्न हम आपको उपलब्ध करा रहे हैं। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न है अधिकार शुल्क खाता है कौन सा खाता है? विकल्प दिया गया, ऐसे दिया रहेगा अधिकार शुल्क कौन सा खाता है। आपके सामने विकल्प दिया रहेगा व्यक्तिगत खाता, वास्तविक खाता, नाम मात्र खाता, लाभ हानि खाता।
आपके सामने जो विकल्प दिया रहेगा मैं लिख देता हूं विकल्प भी। ए विकल्प दे सकता है व्यक्तिगत खाता, बी विकल्प दे सकता है वास्तविक खाता, सी विकल्प दे सकता है नाम मात्र खाता, डी विकल्प दे सकता है लाभ हानि खाता। आपको ध्यान देना है, 4 विकल्प दिया है, 4 विकल्प में एक ही सही होगा, ये तय है। तो ध्यान देना है, अधिकार शुल्क एक खर्च होता है। जैसे मान लीजिए एक किताब है हमारे पास फाइनेंशियल अकाउंटिंग की, इस किताब को लिखा है डॉक्टर एस.एम. शुक्ला ने। इस किताब को लिखा है डॉक्टर एस.एम. शुक्ला, डॉक्टर एस.एम. शुक्ला जी ने लिखा है। इसको साहित्य भवन वाले छापते हैं। साहित्य भवन वाले जो छापते हैं ये कहा जाएगा प्रत्येक किताब के हिसाब से क्या देते हैं, रॉयल्टी देते हैं। ठीक है, साहित्य भवन वाले रॉयल्टी देते हैं, तो किसको देते हैं रॉयल्टी, एस.एम. शुक्ला को। तो साहित्य भवन वालों के लिए क्या हुआ, ये खर्चा हुआ। हम किसी कोयले की खान को जब पट्टे पर लेते हैं, हम किसी कोयले की खान को जब पट्टे पर लेते हैं तो जिस खान के मालिक को हम जो अमाउंट भुगतान करेंगे उसे कहेंगे क्या, उसे कहा जाएगा रॉयल्टी। रॉयल्टी जो मालिक भुगतान करता है तो उसके लिए क्या होता है, खर्चा। खर्चा का मतलब व्यय, चाहे व्यय हो व हानि हो, नाम मात्र खाते में आता है। आय हो व लाभ हो, नाम मात्र खाते के अंतर्गत आता है। इसीलिए रॉयल्टी यानी कि अधिकार शुल्क कौन सा खाता है, नाम मात्र खाता है। क्यों है, क्योंकि व्यय व हानियों को डेबिट करते हैं, आय व लाभ को क्रेडिट करते हैं। किसके खाते में, जब नाम मात्र खाता दिया रहता है तब। पहला विकल्प, पहले में सी वाला विकल्प आपका सही है। अधिकार शुल्क नाम मात्र खाता है क्योंकि अधिकार शुल्क खर्चा है। दूसरा नंबर प्रश्न कहा गया है लघु कार्य से क्या आशय है। लघु कार्य से क्या आशय है। लघु कार्य को इंग्लिश में शॉर्ट वर्किंग कहते हैं। लघु कार्य का आशय है, लघु कार्य का मतलब होता है शॉर्ट वर्किंग। जब न्यूनतम किराए से कम काम हुआ रहता है तो उसे कहते हैं लघु कार्य। जब न्यूनतम किराए से कम काम हुआ रहता है तो उसे क्या कहते हैं, लघु कार्य। कह रहा है लघु कार्य का आशय है। सूत्र दिया गया इसमें, अधिकार शुल्क माइनस न्यूनतम किराया, हम इंग्लिश में लिख दे रहे हैं रॉयल्टी माइनस मिनिमम रेंट, बी मिनिमम रेंट माइनस रॉयल्टी, सी रॉयल्टी प्लस मिनिमम रेंट, रॉयल्टी प्लस मिनिमम रेंट, डी इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं। आपको ये नहीं ध्यान देना कि हम कहाँ से देख करके बता दे रहे हैं प्रश्नोत्तर बहुत मिल जाएगा। टिप्पणी जो हमारी है इसको समझिए, जो मैंने इसके पहले चैप्टर पढ़ाया है उसको समझिए। ठीक है भैया, लघु कार्य का मतलब होता है जब काम कम हुआ। जैसे मिनिमम रेंट होता है जब 10,000, जैसे जब मिनिमम रेंट होता है 10,000, काम हुआ रहता है 8,000, 10,000 में 8,000 निकाल दिया जाता है, तो जो 2,000 कम काम हुआ उसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग लघु कार्य। न्यूनतम किराए में से जब रॉयल्टी का अमाउंट घटा दिया जाता है, मिनिमम रेंट में जब रॉयल्टी का अमाउंट, मिनिमम रेंट ज़्यादा हो रॉयल्टी कम हो तो उसे कहते हैं शॉर्ट वर्किंग। अब एक प्रश्न और बन सकता है, तीसरा आधिक्य। आधिक्य मतलब क्या होता है इंग्लिश में, सरप्लस का आशय है। आधिक्य का मतलब होता है ज़्यादा। इसी का उल्टा हो जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न जब पूछ रहे आधिक्य का आशय है तो रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट घटाओ, रॉयल्टी रहेगी और मतलब कि जब रॉयल्टी रहेगी मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी घटाएंगे और इसमें क्या होगा, रॉयल्टी में से माइनस मिनिमम रेंट। रॉयल्टी ज़्यादा रहेगी, मिनिमम रेंट कम रहेगा। याद रखिएगा, यहाँ पर मिनिमम रेंट ज़्यादा रहेगा, रॉयल्टी कम रहेगी। इसको याद रखिएगा, भूलने ना पाएँ। रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट जब घटाया जाएगा, रॉयल्टी जैसे यहाँ रहेगी 12,000, मिनिमम रेंट 10,000, तो क्या निकल के आएगा, आधिक्य निकल के आएगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लें। रॉयल्टी मतलब कि विकल्प ए वाला सही होगा। विकल्प वही लिखा जाएगा, विकल्प अलग से नहीं लिखना है आपको। मैं आपको समझा रहा हूँ एक एक प्रश्न, जितने भी मैं बताऊँ आप समझते चलिए। वैसे भी इसके पहले पूरा का पूरा क्लास मैंने उपलब्ध कराया है, आपको मैं अवगत कराना चाहता हूँ। कोई भी क्लास ना मिली हो तो आप हमें अवगत कराएंगे तो आपको मिल जाएगी। अगला है
अधिकार शुल्क में सम्मिलित किया जाता है। अधिकार शुल्क में सम्मिलित किया जाता है। अधिकार शुल्क में क्या सम्मिलित किया जाता है आपको मैं बताना चाहता हूँ। इसमें दिया गया है पेटेंट के स्वामी को प्रयोग होने से प्राप्त होने वाली राशि, लेखक के प्रकाशक को प्राप्त होने वाली राशि, पट्टादाता को पट्टे के खनिज पदार्थों के खनन हेतु प्राप्त होने की राशि। विकल्प दिया गया है कई, तो आपको विकल्प नहीं रखना है इसमें मेरे भाई। अधिकार शुल्क में क्या शामिल किया जाता है, अधिकार शुल्क के प्रकार हमने बताया है, आपको नहीं बताया है तो फिर से सुन लीजिए, आपको याद ना हो। पहला होता है जैसे किताब कोई व्यक्ति लिखता है, कंपनी कोई छपवा करके बेचती है, तो यहाँ पर अधिकार शुल्क का प्रयोग किया जाता है। पेटेंट होता है कोई दवा का, कोरोना वाली दवा बनी उसका पेटेंट होता है ना, कंपनी का सूत्र, पेटेंट मतलब मान लीजिए सूत्र, कंपनी अपना सूत्र तभी देगी जब उसका भुगतान किया जाएगा, कुछ अमाउंट, कुछ अधिकार शुल्क दिया जाएगा। कोयले के संबंध में होता है, तेल कुओं के संबंध में होता है, खदानों के संबंध में, खानों के संबंध में, तमाम जगह रॉयल्टी का प्रयोग किया जाता है। इसीलिए आपको ध्यान देना है, अधिकार शुल्क में सब सम्मिलित किए जाएंगे। 5वां नंबर प्रश्न हमारे लिए कहता है पट्टादाता के लिए अधिकार शुल्क है, पट्टादाता के लिए प्राप्त अधिकार शुल्क है। पट्टादाता के लिए, पट्टादाता किसे कहते हैं, दाता के लिए अधिकार शुल्क है। पट्टादाता के लिए अधिकार शुल्क क्या है, ध्यान दीजिएगा, विकल्प दिया रहेगा आपके सामने। आयगत आय, संपत्ति है, पूंजीगत आय है। लिख देते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। उत्तर तो आपका होगा आयगत आय, दिया रहेगा पूंजीगत आय, संपत्ति। आप समझिए, हम कोई किताब लिख दें, मान लीजिए हम कोई किताब लिख दें, कोई कंपनी हमारी किताब को छाप कर बेचे, भैया जितना बेचेगी किताब हमेशा पैसा हमारे पास आता रहेगा। भाई एक किताब के हिसाब से 10 रुपया देगी कंपनी, तब भी हमारे पास पैसा आता रहेगा, इसीलिए आयगत आय है। कौन सी आय है, आयगत आय है, इसको याद रखिएगा। 6ठा नंबर हम आपको बताने जा रहे हैं, कह रहा है लघु कार्य पूरा करने के लिए लघु कार्य खाता किया जाता है। लघु कार्य पूरा करने के लिए लघु कार्य खाता किया जाता है। लघु कार्य का मतलब शॉर्ट वर्किंग, पूरा करने के लिए लघु कार्य मतलब शॉर्ट वर्किंग को किया जाता है। विकल्प दिया गया है, क्रेडिट किया जाता है, डेबिट किया जाता है, डेबिट क्रेडिट दोनों किया जाता है। जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो आपको एंट्री मैंने बताया होगा, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। जब शॉर्ट वर्किंग होती है तो क्या होता है, रॉयल्टी अकाउंट डेबिट, शॉर्ट वर्किंग अकाउंट डेबिट टू लैंडलॉर्ड। आपको यहाँ पर ध्यान देना है, पूरा करने का अधिकार जब होता है तो एंट्री क्या होती है, लैंडलॉर्ड अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट टू शॉर्ट वर्किंग अकाउंट। यानी कि जब शॉर्ट वर्किंग हुई, इसको पूरा करने के लिए बाद में शॉर्ट वर्किंग को क्या किया जाता है, क्रेडिट किया जा रहा है ना। तो आपका जो विकल्प जो भी दिया हो, क्रेडिट आपका विकल्प सही होगा। तथ्य मैंने आपको बताई। हमारे बताने का मतलब है नहीं कि किताब से देख ले रहे हैं, यहाँ लिख दे रहे हैं, इसका नहीं मतलब। हमारे बताने का मतलब है कि भाई आपको समझ में आना चाहिए क्या बोल रहा है प्रश्न। शॉर्ट वर्किंग को पूरा करने के लिए लघु कार्य को किया जाता है क्या, डेबिट की क्रेडिट। भाई जब शॉर्ट वर्किंग होगा तो शॉर्ट वर्किंग डेबिट होगा, पूरा करेंगे तो क्रेडिट होगा। पूरा करेंगे मतलब वसूली करते हैं जब। याद रखिए, हमारे द्वारा बताए गए सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। ऐसे वैसे प्रश्न हम नहीं बताते हैं, हम सोच विचार करके आपको प्रश्न बताते हैं। अगर आपने पूरा वीडियो वाला देखा है तो आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, आप अपने आप से कर सकते हैं। अगला है, लघु कार्य को अपलिखित करने के लिए लघु कार्य खाता किया जाता है। लघु कार्य को अपलिखित करने के लिए, लघु कार्य को पूरा करने के लिए पूछा था, अब की पूछ रहा है शॉर्ट वर्किंग को लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग मतलब लघु कार्य, शॉर्ट वर्किंग को पूरा करने के लिए मतलब अपलिखित करने के लिए, पूरा करने के लिए लघु कार्य किया जाता है। अपलिखित करने के लिए लघु कार्य को क्या करेंगे, तब भी यही उत्तर होगा, चाहे अपलिखित कहे
चाहे पूरा करने के लिए कहे, यहाँ बोला है पूरा करने के लिए, क्रेडिट ही उत्तर आपका विकल्प सही होगा। इसको आप अपनी कॉपी में लिख लेंगे। अगला प्रश्न है, कितना प्रश्न हुआ? 7 प्रश्न। 8वां प्रश्न आपको ध्यान देना है। 8वें प्रश्न में कहा गया है कौन न्यूनतम किराए के समान नहीं है? कौन न्यूनतम किराए के समान नहीं है? उत्तर आपका विकल्प जो सही होगा, देखो पहले विकल्प लिखना पड़ेगा इसमें हमको। ए विकल्प में दिया गया है पट्टा किराया, बी स्थिर किराया, सी मृत किराया, डी समतल किराया। आपको यहाँ पर याद रखना है, क्या याद रखना है? कौन न्यूनतम किराए के समान नहीं है। न्यूनतम का मतलब होता है कम से कम कितने किराए का भुगतान किया जाए। देखो भैया, जो स्थिर किराया होता है फिक्स, जैसे हमको एक रॉयल्टी जहाँ पर की जाती है वहाँ पर न्यूनतम किराया, स्थिर किराए को न्यूनतम किराया कहते हैं, मृत किराए को न्यूनतम किराया कहते हैं, समतल किराए को भी न्यूनतम किराए के नाम से ही जाना जाता है। अर्थात पट्टा वाला किराया अलग होता है, ये न्यूनतम नहीं होता है। पट्टा जैसे मान लीजिए हमने कोई कमरा किराए पे लिया, या किसी से मैंने कोई अनुबंध किया तो पट्टा किया, तो पट्टा का अलग किराया है, न्यूनतम उसमें होता है। एक होता है कि एक किराया होता है हमको किराया देना पड़ेगा, एक होता है कम से कम कितना देना पड़ेगा। तो न्यूनतम किराए को 3 नामों से जाना जाता है। मिनिमम रेंट के नाम से इंग्लिश में कह सकते हैं, स्थिर किराया, मृत किराया, समतल किराया के नाम से जानते हैं। 9वां नंबर प्रश्न, रॉयल्टी की गणना किसके आधार पर की जाती है? रॉयल्टी की गणना किसके आधार पर की जाती है? आपको क्या पता है रॉयल्टी की गणना किसके आधार पर की जाती है? दिया रहेगा, दिया गया है विकल्प उत्पादन, विक्रय, उत्पादन एवं विक्रय, उत्पादन या विक्रय। इस प्रश्न में आपको सभी विकल्प सही लग रहे हैं, वास्तव में सभी सही भी हैं, लेकिन आपको सबसे सटीक सही बताना है। जब रॉयल्टी की गणना करते हैं तो कैसे करते हैं? आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी। रॉयल्टी की गणना करते हैं तो क्या आउटपुट का गुणा रेट ऑफ रॉयल्टी से करते हैं, तब आपका आउटपुट वो आता है, रॉयल्टी आता है। ये समझ में आया होगा। जब पुस्तकों की बिक्री वाला आता है, कॉपीराइट वाला आता है, तो क्या करते हैं? सेलिंग के आधार पर करते हैं। यानी कि उत्पादन अकेले रहेगा तो उत्पादन पर होगा, विक्रय जहाँ विक्रय वाली बात होगी, विक्रय पर कहाँ रहेगा तो वहाँ पर विक्रय पर होगा। इसको याद रखिएगा। 10वां प्रश्न, 10वां प्रश्न कह रहा है सरकार पट्टेदार को पट्टे की प्रारंभिक अवधि में आर्थिक सहायता देती है जिसे कहा जाता है। यहाँ पर नहीं आ रहा है तो इसको मैं मिटा रहा हूँ थोड़ा। सरकार पट्टे की अवधि में जो सरकारी सहायता देती है उसे क्या कहते हैं? जो सरकारी सहायता देती है उसे क्या कहते हैं? तो आपको मैंने बताया होगा, याद भी होगा आपको याद होगा, अनुदान उसे क्या कहते हैं, या राज सहायता। अनुदान देखो 25% क्वेश्चन में ज़्यादा मिलता था कि जब स्टार्ट वर्किंग होगी, लघु कार्य होगा तो सरकार आपकी मदद भी करेगी। ठीक है, 10 प्रश्नों को एक बार फिर से दोहराते हैं। वीडियो चाहे जितना लंबा बने, आपके काम का है। आपकी बुद्धिमानी यही है कि आप पूरे प्रश्न को बेहतर ढंग से पढ़ें। पहला प्रश्न, अधिकार शुल्क कौन सा खाता है? अधिकार शुल्क नाम मात्र खाता है। दूसरा प्रश्न कहता है लघु कार्य का आशय रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट में से रॉयल्टी माइनस कर दो। न्यूनतम किराए से रॉयल्टी, अधिक के पूछ ले तो रॉयल्टी में से मिनिमम रेंट माइनस करना होगा। अधिकार शुल्क में क्या सम्मिलित किया जाता है? अधिकार शुल्क में चाहे पट्टे से संबंधित हो, चाहे ज़मीन से संबंधित, चाहे खदान से संबंधित,
चाहे कोयले से संबंधित, चाहे पेटेंट से संबंधित, चाहे कॉपीराइट से संबंधित, चाहे तेल कुओं से संबंधित, सभी को शामिल किया जाता है। पट्टादाता, पट्टा देने वाला, मान लीजिए मैं कोई किताब लिख दूँ और हमें रॉयल्टी मिलती रहे, हमारी किताब को कंपनी छाप के बेचे, तो हमें जो पैसा मिलेगा उसे आय कहेंगे, क्योंकि पैसा आता रहेगा। शार्ट वर्किंग को पूरा करने के लिए लघु कार्य खाते में शार्ट वर्किंग को क्या किया जाता है? क्रेडिट। जब शार्ट वर्किंग होगा तो शार्ट वर्किंग डेबिट होता है, जब उसको रिक्यूब किया जाएगा तो उसे क्रेडिट करते हैं। शार्ट वर्किंग को पूरा करने के लिए लघु कार्य खाता किया जाता है, वही है क्वेश्चन। अपलिखित करने के लिए, पूरा करने के लिए बात वही होती है। कौन न्यूनतम किराए के समान नहीं है? न्यूनतम किराए का मतलब स्थिर किराए को न्यूनतम किराया कहते हैं, मृत किराए को न्यूनतम किराया कहते हैं, समतल किराए को न्यूनतम किराया कहते हैं। जो पट्टा किराया है ये न्यूनतम किराए के समान नहीं है। 9वां, रॉयल्टी की गणना किसके आधार पर की जाती है? रॉयल्टी की गणना प्रोडक्शन के आधार पर, आउटपुट इनटू रेट ऑफ रॉयल्टी के आधार पर की जाती है। जब पेटेंट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप, जब कॉपीराइट वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे तो वहाँ पर विक्रय के आधार पर की जाती है। अगला, सरकार जो पट्टे की अवधि के दौरान अगर कोई घाटा वगैरह हो जाता है तो जो सहायता देती है उसे क्या कहा जाता है? उसे अनुदान के नाम से जाना जाता है। प्रत्येक प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपको लिखना जरूरी है। आप नहीं लिखेंगे तो मेरी कोई जिम्मेवारी नहीं होगी कि आपका तैयार हो रहा है कि नहीं तैयार हो रहा है, आपकी प्राथमिकता है। आपको मैं आगे बताता हूँ, बहुत सारे प्रश्नों की श्रृंखला है, बहुत सारे प्रश्न ऐसे भी पेपर में आते हैं कि मैंने जो इसमें नहीं लिखा है, लेकिन जब आप पूरा प्रश्न पूरा आप चैप्टर पढ़ेंगे, बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं नहीं आया इसी में से, आता इसी में से है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यही शब्दावली रहेगी। तो इतना होशियार रहना पड़ेगा आपको। अकाउंटिंग है, ठीक है। तो जो स्टूडेंट वीडियो को देखें अपनी नोट्स ज़रूर बनावें, बिना नोट्स के कोई कार्य नहीं होने वाला है। अब मैं आगे चलता हूँ। कितना मैंने बताया? 10 प्रश्न शायद बताया मैंने। हम प्रश्नों की संख्या भूल भी जाते हैं, हम मानते हैं 10 बता दिया है। 11वां, कोई भूल चूक हो प्रश्नों की संख्या में तो बुरा नहीं मानना है आपको। कह रहा है न्यूनतम किराया जाना जाता है, न्यूनतम किराया जाना जाता है। न्यूनतम किराया जाना जाता है। न्यूनतम किराया किसे जाना जाता है? कह रहा है पूर्ण किराया को, ए कह रहा है पूर्ण किराया, बी कह रहा है मृत किराया, सी कह रहा है आवश्यक किराया, आवश्यक किराया, डी कह रहा है अदत्त किराया। अदत्त मतलब क्या होता है? बकाया, अदत्त किराया। आपको ध्यान देना है, न्यूनतम किराए को मृत किराए के नाम से जाना जाता है। मृत किराए का मतलब आपको यानी कि जो पट्टा लिया हुआ है, पट्टा लेने वाला चाहे 1 रुपया ना कमाए भैया, उसको अमाउंट देना पड़ेगा, उसको कुछ धनराशि भुगतान करनी पड़ेगी, इसीलिए मृत किराए के नाम से जाना जाता है। 12वां नंबर प्रश्न, 12वां नंबर प्रश्न क्या कहता है? नजराने के रूप में दी गई धनराशि को किससे अपलिखित किया जाएगा? नजराना किसे कहते हैं? नजराना को पगड़ी भी कहते हैं, ठीक है। के रूप में भुगतान, नजराने के रूप में भुगतान की गई राशि को किससे अपलिखित करते हैं? अपलिखित का मतलब राइट ऑफ करना, अपलिखित करते हैं नजराने के रूप में। नजराना मतलब पगड़ी, एडवांस। जैसे कोई कमरा वमरा लेने जाओ ना, कहते हैं पहले कुछ भैया पगड़ी दो, एडवांस दो, ठीक है, एडवांस दो। तो उसके संबंध में कहा गया है विकल्प व्यापार खाते से, आयव्यय खाते से, लाभ हानि खाते से। आपको पता होना चाहिए। ए विकल्प दिया मान लीजिए व्यापार खाते से, बी दिया है लाभ हानि खाते से, सी विकल्प दिया गया है आय व्यय खाते से, आय व्यय खाते से। तो आपको ध्यान देना है, नजराना जब भुगतान किया जाता है तो उसे किससे अपलिखित करते हैं? नजराने को लाभ हानि खाते से अपलिखित किया जाता है। नजराने को किससे अपलिखित किया जाता है? लाभ हानि खाते से अपलिखित किया जाता है। अब आपके लिए 13वां नंबर प्रश्न बताते हैं। कहा गया है
13वां नंबर प्रश्न, नजराना एक प्रकार का है। नजराना एक प्रकार का है। नजराना क्या है एक प्रकार का? विकल्प में दे सकता है पूंजीगत व्यय, आयगत व्यय, अस्थगित आयगत व्यय। आपको पता होना चाहिए नजराना जो दिया जाता है, नजराने का जो भुगतान, पगड़ी, कमरा लेने जाइए किराए पे तो एडवांस जो पैसा लेते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे पगड़ी कहते हैं। नजराना क्या है? पूंजीगत व्यय होता है। पूंजीगत व्यय क्या होता है? पूंजीगत व्यय होता है। 14 नंबर प्रश्न आपको ध्यान देना है। पूंजीगत का मतलब होता है लंबे समय के लिए दिया जाता है, ठीक है, इकट्ठा दिया जाता है। अगला, नजराने का भुगतान किया जाता है किस्त में, आवश्यकता अनुसार, एक मुश्त में। आपको ध्यान देना है नजराना मतलब पगड़ी। नजराने का भुगतान, नजराने का भुगतान किया जाता है। जो नजराने का भुगतान किया जाता है किस्त में किया जाता, एक मुश्त में किया जाता है। एक मुश्त में किया जाता है, इसको हमेशा याद रखना है। इकट्ठा किया जाता है। स्टूडेंट गलती कर सकते हैं, गलतियों से बचना है आपको। 15वां नंबर प्रश्न कहा गया है खानों से संबंधित अधिकार शुल्क में स्वामी कहलाता है। खानों से संबंधित, 15वां नंबर, खानों से संबंधित स्वामी कहलाता है। खानों से संबंधित स्वामी क्या कहलाता है? कह रहा है भूमिपति, पट्टेदार, उपपट्टेदार, इनमें से कोई नहीं। जो खान होती है इसे क्या, इस भूमि जमीन में होती है, भूमिपति के नाम से जाना जाता है। खानों के संबंध में जो स्वामी होगा उसे भूमिपति के नाम से जाना जाएगा। 16वां नंबर प्रश्न कह रहा है वसूली योग्य लघु कार्य की राशि को दर्शाया जाता है। वसूली योग्य लघु कार्य की राशि को दर्शाया जाता है। वसूली योग्य लघु कार्य की राशि को दर्शाया जाता है। जो ऐसा अधिकार शुल्क, ऐसा रॉयल्टी, लघु कार्य, ऐसा लघु कार्य जिसके वसूलने की अभी संभावना है, जिसको अभी वसूल किया जा सकता है, उसे कहाँ दर्शाया जाता है, इसको आपको ध्यान देना है, याद रखना है। विकल्प जो दिया गया है, विकल्प में नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ। विकल्प में जो कहा गया है वसूली योग्य कहाँ दर्शाया जाता है, इसमें दिया गया है लाभ हानि खाते के डेबिट पक्ष में, लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में, व्यापार खाते के क्रेडिट पक्ष में, चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में। तो आपका चिट्ठे के संपत्ति पक्ष में, बैलेंस शीट के एसेट्स में, क्योंकि पैसा भी मिलेगा। डेबिट में खर्चा दिखाया जाता है, इसको याद रखिएगा, डेबिट में खर्चा दिखाया जाता है। वसूली योग्य अभी वसूल सकते हैं, अभी तक की संपत्ति में दिखाया जाएगा। अगला प्रश्न 17वां आपको ध्यान देना है। 17वां प्रश्न क्या कहता है? 17वां प्रश्न कहता है, 17वां नंबर प्रश्न, पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य के वर्षों में प्राप्य लघु कार्य है। पट्टेदार की पुस्तकों में भविष्य में लघु कार्य यही है। भविष्य में जो ध्यान में रखना है, इस वीडियो को देखने से पहले एक बात आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप का चैप्टर आपको आना चाहिए, न्यूमेरिकल और थ्योरिकल। अगर आपको चैप्टर नहीं आता है तो आप हमें अवगत कराइए, आपकी हम पूरी मदद करेंगे। आपको हम बताना चाहते हैं, प्रश्नों का क्रम अब पहले से फिर से हम शुरू करते हैं। अब कितना प्रश्न पिछली वीडियो में था उसको हम नहीं जानते हैं, हम भूल चुके हैं। मान लीजिए प्रश्नों की संख्या 18, 19, 20 रहती है, ऐसे कुछ होगा। तो आपको समझना है, कह रहा है प्रश्न संपादन किया जाता है। संपादन किया जाता है, संपादन किया जाता है, संपादन किया जाता है। आप पढ़े होंगे सारणीयन करना, संपादन करना, निर्वचन करना। कह रहा है ए विकल्प कह रहा है प्राथमिक समंकों का, प्राथमिक समंकों का। बी विकल्प कह रहा है द्वितीयक समंकों का। सी कह रहा है दोनों। डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। आपको ध्यान देना है, समंकों का संपादन, समझिए, प्राथमिक समंक हो चाहे द्वितीयक समंक हो, दोनों का संपादन किया जाता है। ठीक है, समंकों का संपादन
चाहे प्राथमिक समंक हो। प्राथमिक का मतलब क्या होता है? जो खुद हम कलेक्ट करें, अनुसंधान करता जब खुद आंकड़ों को इकट्ठा करता है, उस पर रिसर्च करता है, तो उसे प्राथमिक समंक कहते हैं। जब वह किसी दूसरे माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से, न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सूत्रों के हवाले से, कहते नहीं समाचार, आप देखिए यूट्यूब पर बहुत सारे न्यूज़ चैनल हैं। जैसे हम कोई सूचना देंगे, हम मान लीजिए न्यूज़ चैनल न्यूज़ वीडियो डालना चाहते हैं, तो हम कहीं पर अगर देखेंगे आज तक वालों ने किया है, एनडीटीवी वालों ने किया है, तो कहेंगे एनडीटीवी के हवाले से, एनडीटीवी की खबर से ना, सूत्रों से मिला है कि फला खबर होगी। तो जब हम खुद हमें जानकारी हो तो कहेंगे प्राथमिक, जब वो दूसरे से लिया जाता है तो कहा जाता है द्वितीयक। अर्थात समंकों का संपादन जो है, चाहे प्राथमिक समंक हो चाहे द्वितीयक समंक हो, दोनों का किया जाता है। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न कहता है वर्गीकरण सारणियन का चरण है। वर्गीकरण सारणियन का चरण है। जो वर्गीकरण किया जाता है, क्लासिफिकेशन किया जाता है, सारणियन का कौन सा चरण है? प्रथम, द्वितीय, अंतिम। ए विकल्प में प्रथम, बी विकल्प में द्वितीय, सी विकल्प में अंतिम। समंकों को इकट्ठा करना, संपर्कों को वर्गीकृत करना ना, समंकों को वर्गीकृत करना, ये सारणियन का पहला चरण होता है। सारणियन का कैसा चरण होता है? पहला चरण होता है। इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसके लिए आपको पूरा का पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा। आप मत सोचिएगा कि देख के लिख दे रहे हैं, उत्तर बता दे रहे हैं, ये सब नहीं ध्यान देना है आपको ध्यान देना है कि मैंने थ्योरी पढ़ी है कि नहीं। प्रश्न तो हमारे पास है, प्रश्न हो सकता है आपको भी मिल रहे हो किसी न किसी बुक के माध्यम से, तो आपको ये बात ध्यान रखनी है। एक एक प्रश्न को याद करना पड़ेगा, एक एक थ्योरी पूरी आपको याद करनी पड़ेगी। अच्छे से तैयारी करवा रहे हैं, इधर उधर वाली बात नहीं है इसमें। तीसरा नंबर, निम्न में से कौन सी खंडित श्रेणी है? नहीं है। निम्न में से कौन खंडित श्रेणी नहीं है? निम्न में कौन खंडित श्रेणी नहीं है? कह रहे हैं एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, ए विकल्प, एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, बी एक मकान में कक्षों की संख्या, सी एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई, एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई, डी एक महाविद्यालय में छात्रों की संख्या, एक महाविद्यालयों में छात्रों की संख्या। निम्न में कौन खंडित श्रेणी नहीं है? एक पुस्तक में पृष्ठों की संख्या, एक मकान में कक्षों की संख्या, एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई, एक महाविद्यालय में छात्रों की संख्या। तो आपको ध्यान देना है, विकल्प आपका सी सही होगा, यानी कि ए खंडित श्रेणी है, ए है, एक खंडित श्रेणी नहीं है। जो नहीं है उसी को आपको बताना है। खंडित श्रेणी का मतलब होता है पद दिया होगा, जैसे प्राप्तांक दिए गए होंगे, छात्रों की संख्या दी गई होगी, पुस्तक दिया गया होगा, पृष्ठों की संख्या दी गई होगी, महाविद्यालय दिया गया होगा, छात्रों की संख्या दी गई होगी। तो एक कक्षा में विद्यार्थियों की ऊंचाई ये आपका खंडित श्रेणी के अंतर्गत नहीं आता है, इसको याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न हम आपको बताते हैं। चौथा नंबर प्रश्न क्या है? कह रहे हैं समंकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। समंकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। समंकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है। समंकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है सारणियन द्वारा। ए कोई भी समंक हो उनको सारणी द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है, आरेख द्वारा। सी हमारी बेटी बोल रही है, देखिए रो रही है थोड़ा, इससे
बिंदु रेखा द्वारा, बिंदु रेखा चित्रों द्वारा। डी होता है सभी, उपरोक्त सभी। आपको ध्यान देना है मैं जो बता रहा हूँ, समंक कोई भी असमंक हो, कोई भी आंकड़ा हो, समंक को जो प्रस्तुत किया जाता है, समंक को जो प्रस्तुत किया जाता है, देखो सारणी बनाकर भी, आरेख द्वारा भी, बिंदु रेखा से, चित्रों के द्वारा भी, यानी कि सभी से प्रस्तुत किया जा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। प्रत्येक प्रश्न को मैं लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। अब आगे का प्रश्न ध्यान देना है। कौन सा माध्य चरम मूल्यों में सबसे अधिक प्रभावित होता है? कौन सा माध्य चरम मूल्यों से अधिक प्रभावित होता है? कौन सा माध्य चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? ए, बी, सी, डी। ऐसे दिया रहेगा समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, गुणोत्तर माध्य। आपको एक बात याद रखना है, समांतर माध्य उत्तर तो सही होगा। क्यों सही होगा इसको ध्यान दीजिए। समांतर माध्य में प्रत्येक अंकों का अपना एक महत्व होता है। जो भी अंक लिखा होगा सबको जोड़ा जाएगा, जोड़ने से भाग दिया जाएगा। माध्यिका बहुलक में कोई ना कोई छोड़ना पड़ता है, कोई ना कोई छोड़ दिया जाता है। आप जब क्वेश्चन सॉल्व किए होंगे तब पता लगा होगा, यहाँ पर सबको जोड़ना पड़ता है, यहाँ पर कोई ना कोई छोड़ दिया जाता है। इसीलिए सबसे ज़्यादा समांतर माध्य प्रभावित होता है। सबसे कम कौन प्रभावित होता है? बहुलक प्रभावित होता है। इसको मैंने बताया, जहाँ पर अंकों को छोड़ दिया जाता है। अब आपको छठा नंबर प्रश्न ध्यान देना है। छठा नंबर प्रश्न थोड़ा ऊपर लिखते हैं ताकि जगह बन जाए। छठे नंबर प्रश्न के लिए कहा गया है, छठे नंबर प्रश्न के लिए कहा गया है, बहुलक की गणना हेतु वर्गांतर सदैव होने चाहिए। बहुलक की गणना हेतु, बहुलक की गणना हेतु वर्गांतर सदैव होने चाहिए। वर्गांतर सदैव होने चाहिए। विकल्प दिया रहेगा अपवर्जी, अपवर्जी, समान, असमान, सभी। चारों मतलब सभी का मतलब इनमें से चारों। आपको याद होना चाहिए, जब अपवर्जी दिया रहे तब बहुलक की गणना और माध्यिका की गणना हम अच्छे से कर सकते हैं। अपवर्जी मतलब होता है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, ऐसे 20 से 30, 30 40। कभी कभी ऐसा दे देता है 0 से 9, 10 से 19, 10 से 19, 20 से 29। तो इसको अपवर्जी का मतलब जहां अंत हो रहा है वहीं शुरू होना चाहिए, इसको बनाना पड़ता है। तो बहुलक की गणना और माध्यिका की गणना के लिए आपको अपवर्जी नहीं दिया गया है तो अपवर्जी बनाना पड़ेगा। समांतर माध्य चाहे जैसे सॉल्व कर दो आ जाता है। समांतर माध्य में कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन बहुलक और माध्यिका में ये होता है। इस तरह दिया रहेगा तो ठीक है, इस तरह दिया रहेगा तो बनाना पड़ता है। इसके लिए बताया है L1 में 0.5 घटा देते हैं, L2 में 0.5 जोड़ देते हैं। छठा नंबर, ये बात सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर, औसत प्रतिशत वृद्धि परिकलित किसकी सहायता से की जाती है? औसत प्रतिशत वृद्धि किसकी सहायता, परिकलित औसत, जहां पर औसत वृद्धि दी गई हो, किसकी सहायता से की जाती है? सहायता से गणना की जाती है। समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये कौन सा उत्तर सही होगा? समांतर माध्य दिया रह सकता है, बहुलक दिया हो सकता है, बहुलक के बाद वो दिया हो सकता है, क्या बोलते हैं, बहुलक के बाद गुणोत्तर माध्य दे सकता है, हरात्मक माध्य भी देता है। तो इसमें आपको ध्यान देना है, इसमें जो गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य आप पढ़ेंगे, मैं आपको देख करके बताता हूँ। गुणोत्तर माध्य और हरात्मक माध्य जब आप पढ़ेंगे तो जहाँ पर कहा रहे कि इतना औसत वृद्धि हो रही है, तो वहाँ पर जियोमेट्रिक मीन औसत वृद्धि के में गुणोत्तर माध्य से गणना करते हैं, गुणोत्तर माध्य से गणना करते हैं। याद रखना, ये गलती ना होने पाए। यही सब गलतियां हैं जो स्टूडेंट भूल कर देते हैं। जहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा प्रति इकाई ये सब दिया है, वहाँ पर हरात्मक माध्य,
जहाँ पर किलोमीटर वाली बात हुई रहे वहाँ पर हरात्मक माध्य से गणना की जाती है। इसको आप याद रखिएगा, भूलना नहीं है। आगे प्रश्न, मध्य का ज्ञात करने का सूत्र कौन सा सत्य है? 8 नंबर प्रश्न से लिखा है, मध्य का ज्ञात करने का कौन सा सूत्र सत्य है? देखो भैया, मध्य का सूत्र बता देते हैं, बवाल खत्म। सूत्र जब आपको याद रहेगा बवाल खत्म रहेगा। तो व्यक्तिगत श्रेणी में और खंडित श्रेणी में n भागे 2 में पद का मान, और सतत श्रेणी में L1 प्लस L2 माइनस L1 अपान एफ एम माइनस सी। एक होता है, एक बड़ा वाला सूत्र होता है, छोटा वाला n/2 में पद का मान। पहले इसको लगाते फिर इसको लगाते हैं। देखा, पहले सूत्र है। जो स्टूडेंट पूरा पढ़े होंगे माध्यमिक बहुलक, उनको कोई दिक्कत नहीं है। मैं बार बार बता रहा हूँ, नहीं पढ़ा है आपने तो वीडियो पूरी मिलेगी, वीडियो आप लीजिए पढ़िए। किस केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में श्रेणी के सभी पद सम्मिलित नहीं होते? तो बताया है शायद मैंने, कोई दिक्कत नहीं है। अब दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस माध्य की गणना के लिए समूहन विधि का प्रयोग होता है? किस माध्य की गणना के लिए समूहन विधि का प्रयोग होता है? समूहन विधि का प्रयोग, ग्रुपिंग मेथड। उत्तर विकल्प देगा, समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, ये सब देगा। तो आपको पता होना चाहिए, अगर आप बहुलक पढ़े होंगे ग्रुपिंग मेथड, तो बहुलक में समूहन विधि, जिसमें चार्ट बनाया जाता है, 2-2 का जोड़ा, एक छोड़कर 2-2 का जोड़ा, 3-3 का जोड़ा, एक 3-3 का जोड़ा, एक छोड़कर 3-3 का जोड़ा, ये सब बताया जाता है। 10वां, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम और आदर्श माध्य कौन सा है? केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम और आदर्श माध्य, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम एवं आदर्श माध्य कौन सा है? ये सब प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। विकल्प नहीं लिख रहे हैं, बस समांतर माध्य, माध्यिका, बहुलक, यही विकल्प दिया रहेगा। सबसे आसान भी है, समांतर माध्य सर्वोत्तम होता है। विकल्प आपका समांतर माध्य इसमें सही होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वोत्तम एवं आदर्श माध्य कौन सा है? 11वां नंबर प्रश्न कह रहा है गुणात्मक मापों के लिए सर्वोत्तम माध्य कौन सा है? गुणात्मक मापों के लिए सर्वोत्तम माप, अगर कोई गुणात्मक माप है, सर्वोत्तम माप होगी मध्यिका या मध्यिका, कुछ भी कहिए। उत्तर आपका क्या होगा? मध्यिका। 12वां नंबर प्रश्न सवाल दी गई है, कुछ सवाल वाल नहीं लगाएंगे इसमें, सवाल वाल लगाने का कोई मतलब नहीं है। सवाल तो बताए हैं अलग से हम, वो आपका कर्तव्य बनता है कि आप सवाल को लिखें। कह रहे हैं आगे, एक महिला की सुंदरता निम्न प्रकार का मापन है। एक महिला की सुंदरता निम्न प्रकार का मापन है। एक महिला की सुंदरता निम्न प्रकार का मापन है। परिशुद्ध, सापेक्षिक मापन, दोनों का मापन। ध्यान देना है आपको यहाँ पर, महिला की सुंदरता अगर मापनी है, परिशुद्ध मापन, एब्सोल्यूट मेजरमेंट, ये आपका उत्तर सही होगा। 13वां नंबर प्रश्न, प्रश्न लिखा रहे हैं, प्रश्न कम भी पढ़ रहा है, लेकिन फिर भी ढूंढ करके हम आपको प्रश्न दे रहे हैं। अधिकतर सवाल नहीं बता रहे इसमें। तैयार कपड़ों के माध्य आकार हेतु कौन सा अधिक उपयुक्त होगा? तैयार कपड़ा अगर कोई कपड़ा तैयार किया जाता है जो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, उसी को उपयुक्त माना जाता है।
ज़्यादा जो पसंदगी की बात होती है फैशन। बहुलक का मतलब क्या होता है? फैशन। तैयार कपड़ों के लिए क्या शुद्ध होगा? बहुलक शुद्ध होगा। बहुलक महत्वपूर्ण होगा। 13 नंबर मैंने प्रश्न बताया, 13 तक उल्टा प्रश्न बताते हैं। तैयार कपड़ा के लिए बहुलक, महिला की शुद्धता के लिए परिशुद्ध मापन, गुणोत्तर गुणात्मक मापों के लिए मध्य का होता है, केंद्रीय प्रवृत्ति की सर्वोत्तम माप समांतर माध्य है। किस माध्य की गणना की समूहन विधि का प्रयोग किया जाता है? बहुलक को ग्रुपिंग मेथड से हम सॉल्व करते हैं। मध्य का ज्ञात करने का कौन सा सूत्र सत्य है? कौन सा सूत्र है? n+1 / 2 में पद का मान, यहाँ पर L1 + L2 - L1 अपॉन m - c n/2। मध्य का ज्ञात करने का औसत वृद्धि किसकी सहायता से गणना की जाती है? गुणोत्तर माध्य की सहायता से गणना की जाती है। बहुलक की गणना हेतु वर्गाकार अपवर्जी होना चाहिए, जैसे 0 से 10 से 20 20 से 30 30 40 40 50 होना चाहिए। अपवर्जी नहीं तो अपवर्जी बनाया जाता है। कौन सा माध्य चरम मूल्यों से सबसे अधिक प्रभावित होता है? समांतर माध्य में प्रत्येक समंकों का काम पड़ता है, इसलिए अधिक प्रभावित होता है। समंकों को निम्न प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है, सभी प्रकार से प्रस्तुत कर सकते हैं, आरडी द्वारा, आरेख द्वारा, बिंदु रेखा चित्रों द्वारा, सभी से। निम्न में कौन सा श्रेणी नहीं है? एक कक्षा में ऊंचाई खंड श्रेणी नहीं है, ऊंचाई अकेले बनेगा, इसको याद रखिए, ठीक है, व्यक्तिगत होगा। निम्न में वर्गीकरण सारणियों का चरण है प्रथम, संपादन किया जाता है प्रथम समंकों का, द्वितीय समंकों का। 13 ही नंबर प्रश्न अभी मैंने आपको बताया है। और भी प्रश्न हम देख लेते हैं, ठीक है, और भी प्रश्न हम देख लेते हैं। अगर बताने लायक है तो मैं आपको बताता हूँ, अन्यथा आप पूरी तैयारी बना के रखिए, ठीक है, पूरी तैयारी बना के रखिए। किसी भी प्रश्न को पेपर में किसी भी प्रकार से साम दाम दंड भेद करके किसी भी प्रकार से पेपर में प्रश्न पूछ सकता है। पेपर में ये जान लीजिए आसान प्रश्न बहुत कम पूछे जाते हैं, ट्रिकी प्रश्न, महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्न बताने जा रहे हैं। पूरी वीडियो को देखना है आपको, पूरे क्वेश्चन को अपनी कॉपी में लिखना है। एक एक प्रश्न को मैं बताने जा रहा हूँ। ये प्रश्न कई जगह से कलेक्ट किया है मैंने। हमारे पास जो व्हाइट बोर्ड है, इसी व्हाइट बोर्ड के माध्यम से आपको प्रश्न लिख करके मैं बताता हूँ। आप अपनी कॉपी में अवश्य लिखिएगा। पहला प्रश्न, आप इकोनॉमिक्स से संबंधित बहुविकल्पी प्रश्न पढ़ रहे हैं, तो इसमें मांग से संबंधित जो प्रश्न है उसको हम प्राथमिकता दे रहे हैं, उससे ज़्यादा प्रश्न आपको हम बता रहे हैं मांग से संबंधित। और मांग का जो चैप्टर है, मांग का नियम और मांग की लोच, आपको ध्यान देना है। इसकी मैंने थ्योरी की पूरी वीडियो बनाई है, अगर आप तक ना प्राप्त हुई हो तो आप उसे प्राप्त करें, ठीक है। पहला प्रश्न कहता है, किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है? प्रश्न लिखिए, किन वस्तुओं की मांग आय के साथ प्रत्यक्ष रूप से संबंधित होती है? संबंधित होती है। विकल्प दिया गया है, अनिवार्य वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, डी दिया गया है उपरोक्त सभी। आपको ध्यान देना है, किन वस्तुओं की मांग का मतलब डिमांड आय के साथ प्रभावित होती है, यानी कि कौन सी वस्तु है उसकी मांग आय के साथ प्रभावित होगी। मांग आय घटेगी तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय बढ़ेगी तो मांग पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आय के साथ प्रभावित होती है। तो इसमें दिया गया है अनिवार्य वस्तुएं, निकृष्ट वस्तुएं, विलासिता की वस्तुएं, और कौन सा संबंध, प्रत्यक्ष रूप से संबंध होता है। तो आपको याद रखना है, विकल्प तो इसमें जो सही होगा, विकल्प सही होगा अनिवार्य वस्तुएं। विकल्प जो सही होगा वो कौन सी वस्तुएं, अनिवार्य वस्तुएं। लेकिन हम ऐसे लिख करके सही बताते हैं उसका कोई मतलब नहीं है, जब उसके विपक्ष में हम तर्क देंगे उसका मतलब होता है। आपको ध्यान देना है, अनिवार्य वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो लोग पर डे खरीदते हैं, खाने पीने का सामान, पहनने का सामान, ओढ़ने बिछाने का सामान, उसे कहते हैं अनिवार्य वस्तुएं।
आय बढ़ेगी तो लोग ज़्यादा अच्छी मात्रा में खरीदेंगे, ज़्यादा मात्रा में खरीदेंगे। आय घटेगी तो हो सकता है कम मात्रा में खरीदें। मतलब कि जिसका सीधा संबंध होता है, जिसका प्रत्यक्ष संबंध होता है। अनिवार्य वस्तुओं के संबंध में कहा गया है आय बढ़ने पर अनिवार्य वस्तुओं की मांग एक सीमा तक ही बढ़ती है। आय अगर हमारी बढ़ जाती है तो हमारी मांग एक सीमा तक ही बढ़ेगी। उस बिंदु के बाद आय में उतार चढ़ाव ऐसी स्थिति में थोड़ा प्रभाव नहीं होता। वस्तुओं के उपयोग करने की एक सीमा होती है। जैसे आय बढ़ने के साथ साथ एक गरीब परिवार गेहूं पर अधिक खर्च करेगा, लेकिन एक सीमा के बाद वो नहीं खर्च करेगा। देखिए, हमारी इनकम है, हमें गेहूं खरीदना है, हमारी आय बढ़ेगी तो हम ज़्यादा गेहूं खरीदेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा गेहूं थोड़ी ना खरीदेंगे कि बर्बाद हो जाए। अपने काम भर का 2-4-10 कुंटल जो काम भर का साल भर का होगा उसको खरीदेंगे हम। तो क्या कहा गया है, अनिवार्य का मतलब जो हम लोग अनिवार्य रूप से खरीदें खाने पीने के लिए, लेकिन एक निश्चित सीमा तक उसकी लिमिट समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। इसे आप अपने कॉपी में लिख दीजिए, किन वस्तुओं की मांग आय के साथ संबंध होता है। मांग आय बढ़ेगी तो उसकी मांग भी बढ़ेगी, लेकिन एक निश्चित सीमा पर मांग रुक जाती है। दूसरा प्रश्न क्या कहा गया है? कहा गया है मांग प्रभावित होती है। मांग प्रभावित होती है। मांग प्रभावित होती है। मांग किससे प्रभावित होती है? आय में परिवर्तन से। विकल्प दिया गया है आय में परिवर्तन से। बी विकल्प जो दिया गया है धन के वितरण में परिवर्तन से। धन के वितरण में परिवर्तन से। सी विकल्प दिया गया है मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन। डी दिया गया है उपरोक्त सभी। आपको ध्यान देना है प्रश्न क्या कहता है। मांग प्रभावित होती है। मांग क्या होती है? मांग प्रभावित होती है। मांग कब कम होगी, कब ज़्यादा हो जाएगी, ये चीज़ पूछ रहा है। मांग जो प्रभावित होती है आय में परिवर्तन से। आय में परिवर्तन का मतलब भाई हमारी आय आज कम है, आज मान लीजिए कम है, आज हमारी आय कम है, कल हमारी आय बढ़ जाए तो हमारी जो मांग है, हमारी मांग भी बढ़ जाएगी। 2 कमरा में गुजारा कर रहे हैं, 4 कमरा बनवाने के लिए सोचेंगे। मांग प्रभावित होती है धन के वितरण से। हमारे पास धन ज़्यादा आ जाए। धन के वितरण का मतलब होता है धन जो होए उसे हम घर पे ज़्यादा खर्चा करना चाहें, या खाने पीने का एग्जांपल ले लीजिए, खाने पीने का पर खर्चा ज़्यादा करना चाहें। ठीक है, धन का वितरण मतलब धन को कहाँ कहाँ पर खर्च किया जाए। मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन होने से मुद्रा की मात्रा बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है ना। तो अर्थात मांग जो प्रभावित होती है उपरोक्त तीनों कारणों से प्रभावित होती है। मांग मुद्रा की मात्रा में परिवर्तन से, धन के वितरण में परिवर्तन से, आय में परिवर्तन से, सबसे प्रभावित होती है। उसके बाद आपको ध्यान देना है तीसरा नंबर प्रश्न। तीसरे नंबर प्रश्न में क्या कहता है? यदि मिट्टी के तेल की कीमत घटती है, कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे तो खाना बनाने के लिए। क्या प्रश्न कहता है? देखिए पूरा लिखते हैं तो समझिए। यदि मिट्टी के तेल की कीमत बढ़ती है, मिट्टी के तेल की कीमत घटती है, बढ़ती नहीं है, घटती है, कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे। कोयला व लकड़ी की कीमत पूर्ववत रहे। पूर्ववत मतलब पहले की भांति रहे। तो खाना बनाने के लिए, तो खाना बनाने के लिए
क्या उपयुक्त होगा? विकल्प देता है बिजली की मांग बढ़ेगी। ए देता है विकल्प बिजली की मांग बढ़ेगी। बी देता है विकल्प मिट्टी के तेल की मांग बढ़ेगी। मिट्टी के तेल की मांग बढ़ेगी। कहता है कोयला व लकड़ी की मांग बढ़ेगी। कोयला व लकड़ी की मांग बढ़ेगी। लकड़ी की मांग बढ़ेगी। डी कहता है उपरयुक्त में कोई नहीं वाला ऑप्शन हम नहीं लिखते हैं। क्या कहता है? मिट्टी के तेल की कीमत घटती है। मिट्टी के तेल की कीमत घटती है जबकि लकड़ी की कीमत व कोयले की कीमत पूर्ववत रहे तो खाना बनाने के लिए, ध्यान दीजिएगा, खाना बनाने के लिए लकड़ी व कोयले का प्रयोग ज़्यादा होता है। इसको ध्यान दीजिएगा। तो खाना बनाने के लिए लकड़ी जो है उसकी कीमत पहले ही रहे, उसकी कीमत में कोई परिवर्तन ना हो। तो आपको पता होना चाहिए बिजली की मांग बढ़ेगी। बिजली का काम यहाँ, बिजली का नाम नहीं है, बिजली का नाम यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर मिट्टी के तेल की मांग बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी, क्योंकि ज़्यादातर कोयला व लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। खाना बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मिट्टी का तेल का भी प्रयोग किया जाता था, लेकिन कोयले का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है, लकड़ी का ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। वास्तव में लकड़ी से ज़्यादा खाना बनाया जाता है। आप गैस की तुलना में लकड़ी से ही ज़्यादा खाना बनाया जाता है अभी भी, इसको याद रखिएगा। चौथा नंबर प्रश्न कहता है कि निम्न में से कौन सा मांग के नियम लागू होने के कारण नहीं है? निम्न में से कौन सा मांग का नियम लागू होने के कारण नहीं है? निम्न में कौन सा मांग के नियम लागू होने के कारण नहीं है? विकल्प जो दिया गया है, प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रतिस्थापन प्रभाव, प्रभाव। बी विकल्प दिया गया है प्रतिस्थापन प्रभाव, बी विकल्प। आय प्रभाव, आय प्रभाव। सी दिया गया है गिफिन का विरोधाभास, गिफिन का विरोधाभास। ध्यान दीजिएगा, निम्न में कौन सा मांग के नियम लागू होने के कारण नहीं है? इसमें दिया है क्या? प्रतिस्थापन प्रभाव, आय प्रभाव, गिफिन का विरोधाभास। इसमें हम आपको पढ़ करके समझा देते हैं अच्छे से। गिफिन का विरोधाभास उत्तर सही होगा इसमें। इससे मांग पर प्रभाव नहीं पड़ता है। इसमें गिफिन के विरोधाभास में कहा गया है कुछ ऐसी वस्तुएं जो निम्न कोटि की हैं, इनकी मांग कीमत कम होने पर कम हो जाती है। श्रेष्ठ किस्म के अनाज की तुलना में मोटा अनाज, इनकी मांग कीमत कम होने पर कम हो जाती है। ठीक है, जैसे मोटा अनाज, जैसे पतला चावल है, पतला चावल है, उसकी मांग कम भले हो लेकिन उसका दाम बहुत कम नहीं होगा। गिफिन का विरोधाभास का मतलब क्या है? उत्तर ही सही होगा। मांग कम हो तो कम हो जाती है। मोटे अनाज की कीमत कम आय प्रभाव के कारण व्यक्ति वास्तविक आय में वृद्धि होगी। वह इस बढ़ी हुई आय से अनाज पर लगाएगा, मोटे अनाज की मांग कम कर देगा। जैसे हमारी आय, मान लीजिए व्यक्तिगत हमारी आय आज कम हो जाए, तो जो पतला चावल है, पतला चावल मैं नहीं खरीदूंगा, मैं मोटा चावल खरीदूंगा। फिर 30 रुपया 40 रुपये किलो वाला चावल नहीं खरीद के 15-20 रुपये वाला चावल खरीदूंगा। वैसे 15 रुपये में कोई चावल नहीं, 20 रुपये वाला चावल खरीदूंगा। तो ये गिफिन का विरोधाभास क्या है? कीमत कम हो, आय कम होने पर व्यक्ति मोटा अनाज कम खरीदता है। नहीं, आय बढ़ने पर मोटा अनाज कम खरीदता है। इसको याद रखिए। इसीलिए ठीक है, आय से प्रभावित होगा, प्रतिस्थापन प्रभाव से प्रभावित होता है। अगला प्रश्न कहा गया है कि
मांग का नियम यह बताता है, मांग का नियम बताता है, मांग का नियम बताता है। विकल्प आपका गिफिन का विरोधाभास सही होगा। मांग का नियम क्या बताता है? विकल्प दिया गया है, ए विकल्प दिया गया है, जब आय बढ़ती है मांग बढ़ती है। आय बढ़ती है मांग बढ़ती है। बी विकल्प कहा गया है, जब मूल्य बढ़ता है मांग घटती है। जब मूल्य बढ़ता है मांग घटती है। जब मूल्य बढ़ता है मांग घटती है। सी विकल्प कहा गया है, मूल्य बढ़ते हैं मांग घटती है। मूल्य बढ़ते हैं मांग घटती है। डी विकल्प कहा गया है, जनसंख्या बढ़ती है मांग बढ़ता है। जनसंख्या बढ़ती है मांग बढ़ता है। देखो भाई, इसमें क्या है, मांग का नियम याद रखिए, जब मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी। मांग का नियम है ये, मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ेगी। इसमें कहाँ है, आय बढ़ती है तो मांग बढ़ती है, ऐसा नहीं है। हमारी आय बढ़ेगी तो ऐसा नहीं है कि हम सब पैसा खर्चा करें, ऐसा नहीं हमारी मांग भी बढ़ जाए। जब बढ़ती है मांग बढ़ती है, लेकिन वो चीज़ नहीं। मांग का नियम क्या कहता है, इसमें मूल्य बढ़ता है मांग घटती है नहीं, ठीक है। इसमें आपका नियम जो सही होगा, जब मूल्य बढ़ते हैं, मांग का नियम जो है, मांग का नियम, मूल्य बढ़ेगा मांग घटेगी, ठीक है। मूल्य बढ़ेगा तो मांग घटेगी, मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ेगी, मूल्य कम होगा तो मांग बढ़ेगी। ये मांग का नियम है, इसको याद रखिएगा। बाकी सब कुछ होता है, लेकिन मांग का नियम ही बताता है, मेरे ही बताता है क्या, मूल्य बढ़ता है तो मांग घटती है, मूल्य घटता है तो मांग बढ़ जाती है। इसको याद रखिएगा, मांग का नियम है। विकल्प यही सही है आपका, ठीक है। छठा नंबर कहता है, मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? मांग का महत्वपूर्ण तत्व कौन सा है? निश्चित मूल्य, निश्चित मूल्य, बी विकल्प निश्चित मूल्य, बी विकल्प आवश्यकता या प्रभावी इच्छा, आवश्यकता या प्रभावी इच्छा, सी विकल्प निश्चित समयावधि, निश्चित समयावधि, समयावधि, डी विकल्प सभी। मांग का महत्वपूर्ण तत्व, मांग के महत्वपूर्ण तत्व में आपको मिलेगा, मांग का एक निश्चित मूल्य होता है, आवश्यकता होगी लोगों की, एक निश्चित समयावधि में, सभी है। इसमें जो विकल्प आपका सही होगा ये सभी होगा, क्योंकि ये सभी नियम लागू होते हैं। अब आपको मैं आगे बताता हूँ। 7वें नंबर, 7वां नंबर प्रश्न हमारा क्या कहता है। प्रश्न हमारे पास बहुत सारे हैं, प्रश्न को हम एक एक करके बता रहे हैं आपको। कह रहे हैं, किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर मांग में वृद्धि होती है? किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में कमी होने पर मांग बढ़ती है? इसमें दिया गया है, प्रश्न में विकल्प जो दिया गया है, कह रहा है आरामदायक वस्तुएं, ए विकल्प आरामदायक
दायक वस्तुएं, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं। सी विकल्प जो दिया गया है गिफिन वस्तुएं। डी विकल्प दिया गया है अनिवार्य वस्तुएं। आपको पता होना चाहिए किस प्रकार की वस्तुओं के मूल्य में, जैसे मोबाइल है, महंगा वाला सस्ता हो जाए तो क्या करेंगे, कहेंगे भौकाल टाइट करना है ना, तो इसमें क्या होगा, टीवी महंगी वाली सस्ती हो जाए, ये सब प्रतिष्ठात्मक है। कार, एसी, कूल, ये सब क्या है, प्रतिष्ठात्मक। तो इसमें आपका विकल्प जो सही होगा प्रतिष्ठात्मक वस्तुओं पर सही होगा। ठीक है, प्रतिष्ठात्मक वस्तुएं आपका सही होगी। 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न में कहा गया है व्युत्पन्न मांग किससे होती है। व्युत्पन्न मांग किससे होती है। व्युत्पन्न मांग किससे संबंधित होती है, ऐसा कह सकते हैं। विकल्प दिया गया है उपभोक्ताओं से, बी विकल्प दिया गया है उत्पादों से, सरकार से, उपरोक्त में सभी। तो व्युत्पन्न का मतलब क्या होता है, जो उत्पन्न हो जाए, एक मांग के साथ साथ दूसरी मांग भी उत्पन्न हो जाए उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। समझ रहे हैं, एक मांग से दूसरी मांग उत्पन्न हो जाए उसे व्युत्पन्न मांग कहते हैं। इसके लिए आपका जो विकल्प सही होगा उत्पाद की मांग होती है। ठीक है, उसके बाद आपको ध्यान देना है वस्तु के मूल्य में गिरावट लाती है। वस्तु के मूल्य में गिरावट लाती है, जगह लिख दे रहे हैं, वस्तु के मूल्य में गिरावट लाती है। वस्तु के मूल्य में गिरावट कौन लाता है, कह रहे हैं मांग में विस्तार, मांग में गिरावट, मांग में विस्तार, मांग में गिरावट, समय एवं परिस्थितियां समान रहती हैं। तो इसमें विकल्प इसका जो है मैं यहाँ लिखता हूँ, विकल्प काली से लिख देता हूँ। कह रहा है वस्तु की मांग में गिरावट आती है, लाती है, मांग में विस्तार, मांग में गिरावट। ये विकल्प दिया गया है मांग में विस्तार, बी विकल्प दिया गया है मांग में गिरावट, सी विकल्प दिया गया है समय उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि, उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि। डी कहता है उपभोक्ता की वास्तविक आय में कमी है, वास्तविक आय में कमी। कह रहा है वस्तु के मूल्य में गिरावट लाती है। वस्तु के मूल्य में, जब वस्तु का मूल्य कम कब होता है, तो इसमें आपको ध्यान देना है जब उपभोक्ता की वास्तविक आय में वृद्धि होगी तो वस्तु का मूल्य ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये विकल्प आपका यही सी वाला सही है। इसे आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए। अगली वीडियो में और भी